आज हम नया लेक्चर एक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ एब्डोमिनल विसरा। ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई हम तमाम एब्डोमिनल विसरा की जो कि फोरगट, मिडगट और हाइंडगट के डेरिवेटिव्स हैं, उसके हम आर्टीरियल सप्लाई पढ़ेंगे कि वो किनसे सप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल विसरा कौन कौन से हैं, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एसोफेगस। आपको ये नजर आ रही है, कर्सर नजर आ रहा है? यस मैम। या ये पॉइंटर मैंने अब स्टार्ट किया, ये देखिए सबसे पहले ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसोफेगस कौन सा होता है। ठीक है, एसोफेगस जो है वो स्टमक के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है स्टमक। स्टमक के बाद क्या आ जाता है, एक मिनट की कर्सर जो है इसके साथ मूव नहीं कर रहा है। स्लोली मूव कर रहा है, देखिए इसको मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ, कहाँ जा रहा है, स्पीड बहुत स्लो आ रही है। इसको ऐसा करते हैं, नेट की स्पीड कम है। अच्छा, ये कर्सर इसके साथ मूव नहीं कर रहा है, आप डायग्राम को कर देखें। ठीक है, आपको डायग्राम के अंदर स्टमक नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद आपको ये स्मॉल इंटेस्टाइन नजर आएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं आपको पता होगा, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम का, ये ड्यूडेनम है। ठीक है, उसके बाद जुजनम होता है, ये जुजनम है, और फिर इलियम होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर हो जाती है। पहला पार्ट होता है सीकम, ये है ब्लाइंड एंडेड ट्यूब होती है सीकम, जिसमें से अपेंडिक्स भी निकल रही होती है। ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन के ऊपर ये सीकम है। सीकम के बाद होगा असेंडिंग कोलोन जो कि ऊपर जा रहा होगा, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन होगा, फिर डिसेंडिंग कोलोन होगा, फिर सिग्मोइड कोलोन, और फिर उसके बाद रेक्टम होगा। ठीक है, तो तमाम ये एब्डोमिनल विसरा हैं जो कि फोरगट से डिराइव होते हैं, मिडगट से और हाइंडगट से। सबसे पहले फोरगट से कौन कौन से डिराइव होंगे, सबसे पहले एसोफेगस, स्टमक, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, जहां पर बाइल डक्ट एंटर हो रही होती है, बाइल डक्ट की जहां पर एंट्री होगी वहां तक जो है, उससे पहले, उससे प्रोक्सिमल जो है ये तमाम, या उससे ओरेड, ओरेड वर्ड होता है टुवर्ड्स द माउथ। ठीक है, ये वाले तमाम जो विसरा हैं ये फोरगट से डिराइव हो रहे हैं, फोरगट डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट और हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जहां पे बाइल डक्ट की एंट्री हो रही है, उससे लेकर थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, फिर उसके बाद जुजनम और इलियम, और फिर उसके बाद सीकम, फिर असेंडिंग कोलोन पूरा, एंड हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। ये जो होते हैं ये मिडगट के डेरिवेटिव होते हैं। फिर बाकी हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, और उसके बाद जो है हमारे पास रेक्टम एंड एनस, ये तमाम जो होते हैं ये हाइंड गट के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल विसरा है कौन कौन से, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कौन से फोरगट के डेरिवेटिव्स हैं, कौन से मिडगट के हैं, और कौन से हाइंड गट के। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? सब यस मैम। सब जाग रहे हैं या सो रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बाकी सब सोए हुए? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सिस्टम से। ठीक है, अब जाग जाएं, बाकी बच्चे जो सो भी रहे हैं वो भी जाग जाएं, हम लेक्चर को स्टार्ट करने लगे। हमने पूरे एब्डोमिनल विसरा की ब्लड सप्लाई पढ़नी है कि उनको कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्री सिस्टम, द आर्टीरियल सप्लाई टू द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री सिस्टम। इस पूरे एलिमेंट्री सिस्टम जो हमारे एब्डोमिन के अंदर है, उसको जो सप्लाई करने वाली आर्टरी है उसका नाम है एब्डोमिनल एओर्टा। एओर्टा है जो उसको सप्लाई करता है, जो आपसे वाइवा में भी बहुत पूछा गया था कि एब्डोमिनल एओर्टा कौन सा होता है। ये वही एब्डोमिनल एओर्टा है जो कि थोरैसिक एओर्टा के साथ कंटिन्यूएशन में आता है, और जब ये एब्डोमिन के अंदर आ जाता है तो ये एब्डोमिनल एओर्टा बन जाता है। ठीक है, तो एब्डोमिनल एओर्टा की बहुत सारी आर्टरीज होती हैं। ठीक है, कुछ आर्टरीज ऐसी होती है जो बिल्कुल सामने से निकलेंगी, ये देखें आपको नजर आ रही होंगी।
ये जो फ्रंट में से निकल रही है, ये एब्डोमिनल एओर्टा की पहली आर्टरी जो फ्रंट से निकल रही है, ये दूसरी आर्टरी जो फ्रंट में से निकल रही है, और ये तीसरी आर्टरी है जो फ्रंट में से निकल रही है। फिर कुछ आर्टरीज ऐसी होती है जो साइड्स में से आती है, ठीक है। साइड से आने वाली आर्टरीज पेयर्ड भी होती हैं, क्योंकि वो दोनों साइड पर होंगी, राइट साइड पे भी होगी और लेफ्ट साइड पर भी होगी। जबकि ये वाली जो आर्टरीज हैं जो फ्रंट से निकलती हैं, ये अनपेयर्ड होती हैं या सिंगल होती हैं, और ये दरमियान में से आती है। कुछ ऐसी होंगी जो पीछे से भी आएंगी, और कुछ फिर टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, जैसा कि यहाँ पे एब्डोमिनल एओर्टा की आप दो टर्मिनल ब्रांचेस देख रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कॉमन आइलिएक आर्टरी। फिर कॉमन आइलिएक आर्टरी डिवाइड हो जाती है इंटरनल आइलिएक के अंदर और एक्सटर्नल आइलिएक में। एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ होती है और इंटरनल जो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। ये होती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल आइलिएक आर्टरीज। अब हमने बात करनी है तीन आर्टरीज की यहाँ पर, जो कि फ्रंट से निकल रही होती हैं और अनपेयर्ड होती हैं। पहली आर्टरी जो निकलती है उसका नाम होता है सिलिएक ट्रंक, याद रखिएगा, सिलिएक आर्टरी या सिलिएक ट्रंक। दूसरी आर्टरी जो फ्रंट से निकलती है उसका नाम है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और तीसरी आर्टरी जिसका नाम है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। द थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ एओर्टा व्हिच आर सप्लाइंग द एब्डोमिनल part of the abdominal viscera or the alimentary system are the ciliary trunk, which is also called as ciliary artery, or ciliac, not ciliary, ciliac artery, and the superior mesenteric artery and inferior mesenteric artery. यहीं पर आप एक बात समझ लें कि वो तमाम डेरिवेटिव्स जो फोर गट के हैं, फोर गट डेरिवेटिव्स, वो सिलिएक ट्रंक से या सिलिएक आर्टरी से सप्लाई होंगे। वो तमाम डेरिवेटिव्स या वो तमाम एब्डोमिनल विसरा जो कि मिड गट डेरिवेटिव्स हैं, वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई होंगे। और वो तमाम डेरिवेटिव्स जो हाइंड गट से डिराइव हो रहे हैं, हाइंड गट डेरिवेटिव्स हैं, वो तमाम इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई होंगे। अगर आपको कोई इनकी स्पेशल ब्रांच नहीं याद आ रही है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि वो फोरगट का डेरिवेटिव है, मिड गट का है या हाइंड गट का है, तो आप उसकी आर्टरी बहुत आसानी से उसकी ब्लड सप्लाई लिख सकते हैं। आप साफ लिख सकते हैं, इट इज सप्लाइड बाय सिलियरी ट्रंक और इट इज सप्लाइड बाय सुपीरियर मेसेंटेरिक और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, बिकॉज इट इज द डेरिवेटिव ऑफ फोरगट और मिडगट और हाइंड गट, ठीक है। जिसका भी डेरिवेटिव होगा तो आपने देखकर उससे लिख देना है, ठीक है। अब जो एब्डोमिनल एओर्टा है वो हमारे पास T12 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और L4 पर खत्म हो रहा है। L4 के ऊपर ये डिवाइड हो जाएगा दो कॉमन आइलिएक आर्टरीज के ऊपर। ये लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने याद रखने, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बात पढ़ी कि देयर आर थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ एओर्टा व्हिच आर सप्लाइंग द एलिमेंट्री सिस्टम। वन इज सिलिएक ट्रंक, one is the other one is superior mesenteric and the third one is inferior mesenteric artery, ठीक है। इसके अंदर ये डायग्राम है जिसके अंदर ये थोरेसिक एओर्टा है जो कि एब्डोमिनल एओर्टा बन जाता है, ठीक है, और जो एंड में दो कॉमन आइलिएक आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एक मिड के अंदर एक ब्रांच होती है, उसका नाम होता है मीडियन सैक्रल आर्टरी। मीडियन क्योंकि ये दरमियान में है, सैक्रल क्योंकि इसकी पोजीशन सैक्रल है, इसलिए इसका नाम होता है मीडियन सैक्रल आर्टरी। ये दोनों कॉमन आइलिएक आर्टरीज के दरमियान में होती है। अब जो एब्डोमिनल एओर्टा है, ये आपको नजर आ रहा है, ये एब्डोमिनल एओर्टा, इसकी तीन मेन ब्रांचेस जो कि राइट साइड पर लिखी हुई है। पहली है सिलिएक ट्रंक, दूसरी है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और तीसरी है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। और साथ में इनका पार्ट लिख दिया गया है कि अगर सिलिएक ट्रंक है वो कौन कौन सी ब्रांचेस दे रहा है और वो किन एब्डोमिनल विसरा को वो सप्लाई कर रही है। इसी तरह सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किन चीजों को सप्लाई कर रही है और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी किन विसरा को सप्लाई कर रही है। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये ऊपर वाले जो तीन हैं सिलिएक ट्रंक वाले, ये तमाम फोरगट डेरिवेटिव्स हैं। फिर दरमियान वाले जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई हो रही है, तमाम मिडगट डेरिवेटिव्स हैं। और जो एंड वाले हैं जो कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई हो रहे हैं, ये तमाम जो हैं ये हाइंड गट डेरिवेटिव्स हैं। तो इस वजह से आपको ये भी बात पता चल जाएगी, ठीक है। आगे चलें, ये मैंने डायग्राम आपको दिखा दी थी जिसके अंदर आपको विसरा सारे नजर आ रहे हैं, इसी में आपको बहुत सारी आर्टरीज भी नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये आर्टरीज जो है ये आपस में सुपीरियर मेसेंटेरिक की, इंफीरियर मेसेंटेरिक की और सिलिएक आर्टरी की, ये तीनों मिलकर जो है एनास्टोमोसिस भी बनाती हैं, और जो आपको इस डायग्राम के अंदर नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन सारे विसरा पढ़ते हैं कि कौन सा विसरा जो है वो किस आर्टरी से सप्लाई हुआ है, ठीक है। नंबर वन है इसोफेगस, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको इसोफेगस की नजर आ रही है। The arterial supply of the abdominal part of the esophagus is from the left gastric artery. ये आर्टरी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी।
यानी वो आर्टरी जो कि स्टमक की लेफ्ट साइड को सप्लाई कर रही थी, जिसका नाम लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, वही आर्टरी जो है वो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस को भी सप्लाई करेगी। और इसके अलावा एक और आर्टरी होती है जिसका नाम होता है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी कौन सी होगी? जो द लोअर पार्ट ऑफ डायफ्राम को या इंफीरियर पार्ट ऑफ डायफ्राम, फ्रेनिक का वर्ड डायफ्राम से निकला है, डायफ्राम को सप्लाई कर रही होती है। यानी कि एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एसोफेगस की दो आर्टरीज हो गई, एक तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है और एक इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी होती है। ठीक है, ये दोनों आपने याद रखनी है। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये सिलिएक आर्टरी की ब्रांच है या सिलिएक ट्रंक की ब्रांच है, क्योंकि एसोफेगस जो है वो फोरगट डेरिवेटिव है। मैं बार बार ये बातें रिपीट करूंगी ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए कि फोरगट डेरिवेटिव जो है वो सिलिएक ट्रंक से सप्लाई होते हैं। नंबर 2 पर आ जाता है स्टमक। ये डायग्राम आपको स्टमक की नजर आ रही होगी। अब 6 आर्टरीज आपने यहाँ पर याद रखनी है जो कि स्टमक को सप्लाई कर रही है। ठीक है, द रिच आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द स्टमक arises from the celiac trunk and its branches. Why it is supplied from celiac trunk? Because it is Because derived it is from the derivative foregut. of the foregut. Very good, because it is the derivative of foregut. Okay, so the most blood is supplied by the anastomosis of different arteries. Okay, now we will count the arteries. Number 1 artery which is over the lesser curvature. मुझे उम्मीद है कि आपको lesser curvature, फंडस ऑफ द स्टमक, फिर ग्रेटर कर्वेचर और पाइलोरस, ये तमाम चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो लेसर कर्वेचर के ऊपर 2 आर्टरीज होती हैं जिनका नाम होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो आपको ये नजर आ रही है, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, और दूसरी होती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। 2 गैस्ट्रिक आर्टरीज है। गैस्ट्रिक का क्या मतलब है? Stomach. स्टमक। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक। तो लेसर कर्वेचर के ऊपर 2 आर्टरीज हैं जिनके नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ओके, ये गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक है। ये दोनों बेशक लेफ्ट और राइट है, लेकिन ये मौजूद होती है लेसर कर्वेचर के ऊपर। ठीक है, ये लेसर कर्वेचर पे। अब 2 आर्टरीज आपने याद रखनी है जो ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर होती है। यहाँ पे इनके नाम भी लिखे हुए, एक होती है लेफ्ट गैस्ट्रोओमेंटल आर्टरी और दूसरी होती है राइट गैस्ट्रोओमेंटल आर्टरी। ये गैस्ट्रोओमेंटल के बजाय आप गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी भी याद कर सकते हैं, और बुक्स के अंदर डिफरेंट नाम लिखे हुए। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ये 2 आर्टरीज हैं। ये वाली लेफ्ट है और ये वाली राइट है। ये दोनों ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर मौजूद होती है। 4 आर्टरीज हो गई। उसके बाद आप आ जाए, आप यहाँ पर देख रहे हैं जहां पे आपको स्प्लीनिक आर्टरी नजर आ रही है, उसके ऊपर स्प्लीन के पास ही आपको फंडस ऑफ स्टमक के ऊपर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज नजर आ रही होंगी। बहुत सारी आर्टरीज हैं जो कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, और फिर एक और आर्टरी है जिसका नाम है पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी। यानी ये टोटल 6 आर्टरीज हैं जो स्टमक की ब्लड सप्लाई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एससीक्यू आता है कि राइट द ब्लड सप्लाई और द आर्टीरियल सप्लाई और द राइट द नेम्स ऑफ द आर्टरीज व्हिच आर सप्लाइंग द स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में पूरी 6 आर्टरीज आपने 2 जो है लेसर कर्वेचर के ऊपर, 2 आपने बतानी है कि ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर, और 2 आपने बतानी है जो कि फंडस ऑफ स्टमक या बॉडी ऑफ स्टमक के पास होती है। और ये 6 आर्टरीज आपने पूरी बतानी, साथ में आपने ये डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? मोस्ट ब्लड इज सप्लाइड बाय द एनास्टोमोसिस फॉर्म्ड अलोंग द लेसर कर्वेचर by right gastric artery and the left gastric artery, and along the greater curvature by the right and the left gastroomental arteries or gastroepiploic arteries. The fundus and the upper body receive blood from the short gastric artery and the posterior gastric artery. तो आपने ये 6 ब्रांचेस यहाँ पे याद रखनी है। ये अटन मोस्ट ये जो है ये क्या होंगी कि ये हमारी सिलिएक ट्रंक की ही ब्रांचेस होगी, या इस तरह होगा कि सिलिएक ट्रंक ने कुछ ब्रांचेस दी, जैसे हेपेटिक आर्टरी दी, स्प्लेनिक आर्टरी दी, और उनकी आगे से ये ब्रांचेस हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है कि ये तमाम ब्रांचेस हैं सिलिएक ट्रंक की, क्योंकि स्टमक जो है वो फोरगट डेरिवेटिव होता है। आपने पूरी 6 ब्रांचेस जो है वो याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं ड्यूडेनम की तरफ। ड्यूडेनम के कितने पार्ट्स होते हैं? ड्यूडेनम के कितने पार्ट्स होते हैं? मैम 3।
ड्यूडेनम के 4 पार्ट्स होते हैं बेटा, ये डायग्राम में देख लो। सबसे पहला पार्ट होता है, ये सिर्फ ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये वो पार्ट होता है जो स्टमक के साथ कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। उसके बाद आ जाता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ पूरा सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। उसके बाद आएगा थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ये थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। और जो असेंडिंग पार्ट होता है, जो ऊपर जा रहा होता है, ये फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है, जो कि फिर जुजनम से जाकर मिल जाता है। याद रखें 4 पार्ट्स होते हैं ड्यूडेनम के, ठीक है। ड्यूडेनम जो है वो पूरा किसका डेरिवेटिव है, बताएं ड्यूडेनम किसका डेरिवेटिव होता है? अभी मैंने बताया था कि कहां तक, फोरगट का और मैम गॉल ब्लैडर के लेवल तक फोरगट का होता है, और उसके बाद नेक्स्ट मैम जहां तक गॉल ब्लैडर एम्पिटी करता है उसके अंदर ड्यूडेनम के अंदर, वहां तक फोरगट का होता है और उससे नीचे मिडगट का। ठीक है, आपने गॉल ब्लैडर से ज्यादा आपने बाइल डक्ट का नाम लेना है। देखिए ड्यूडेनम का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ड्यूडेनम का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जहां पे बाइल डक्ट एंटर हो रही होती है, वो मिड ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है। ये जहां पे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, इससे पहले या इससे ओरड जो है, ओरड वर्ड है ORAD टूवर्ड्स द माउथ, ठीक है, तो उससे ऊपर या प्रोक्सिमल या ओरड जो होगा, ये फोरगट का डेरिवेटिव होगा, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, एंड हाफ ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज द डेरिवेटिव ऑफ द फोरगट, एंड देन द लास्ट सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एंड द थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ मिडगट, ठीक है। तो आपने बाइल डक्ट की एंट्री से याद रखना है कि यहाँ तक फोरगट का डेरिवेटिव है और उसके बाद जो है ये मिडगट का डेरिवेटिव होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर पहला वाला फोरगट का डेरिवेटिव है तो वो सिलियक आर्टरी से सप्लाई होगा, और दूसरा अगर मिडगट का डेरिवेटिव है तो वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई होगा। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। द आर्टरीज ऑफ द ड्यूडेनम अराइज फ्रॉम द सिलियक ट्रंक एंड द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, the celiac trunk via the gastroduodenal artery। अब आपने ये gastroduodenal artery याद रखनी है। gastroduodenal कौन सी आर्टरी होती है, जो कि स्टमक को भी सप्लाई करेगी और ड्यूडेनम को भी सप्लाई करेगी। तो जाहिर है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के पास मौजूद होती है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम वो पार्ट है जो कि स्टमक के साथ कंटिन्यूअस होता है, ताकि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है वो स्टमक को भी सप्लाई कर ले और ड्यूडेनम को भी सप्लाई कर ले, ठीक है। और इसकी एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, यानी सुपीरियर है ये, पेनक्रियास को भी सप्लाई करेगी और ड्यूडेनम को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। ये आर्टरी जो गैस्ट्रोड्यूडेनल और उसकी ब्रांच है सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, ये सप्लाई करती है फर्स्ट एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द ड्यूडेनम को, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को, ठीक है, यानी फोरगट के डेरिवेटिव को। ये कौन कौन सप्लाई कर रहा है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी और उसकी ब्रांच है सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी। They will supply the duodenum proximal to the entry of the bile duct in the descending part of the duodenum. Then there will be superior mesenteric artery branches. See here, this is superior mesenteric artery, and it will give one branch which is named as inferior pancreatoduodenal artery. See here, this is the branch which is named as inferior pancreatoduodenal artery. It will supply the duodenum distal to the entry of the bile duct. जहां पर bile duct enter हो रही है, उससे जो distal part है, यानी second half of the second part of the duodenum and the third part of the duodenum and the fourth part of the duodenum will be supplied by inferior pancreatoduodenal artery, which is the branch of superior mesenteric artery. I hope you understand. आगे चलते हैं। इसी तरह ये दोबारा से इन्होंने वही डायग्राम दिखाई हुई है। यहाँ पर देख लें कि सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी और इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी का एनास्टमोसिस बन रहा है। जहां पर देखें द पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरीज व्हिच आर सुपीरियर एंड इंफीरियर, they lie in the curve between the duodenum and the head of the pancreas. Here there will be head of pancreas. आपको ये बात पता है कि head of pancreas हमेशा C-shaped duodenum के अंदर फिट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हेड ऑफ पेनक्रियाज होगा, और फिर इसी वजह से ये सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल एंड इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल जो है वो दोनों को सप्लाई करेंगी, ड्यूडेनम को भी सप्लाई करेंगी और पेनक्रियाज को भी सप्लाई करेंगी। ये जो एनास्टमोसिस होता है सुपीरियर एंड इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल का, व्हिच इज इन बिटवीन, दैट इज द सिलियक
trunk and the superior mesenteric artery. It occurs between the entry of the bile duct and the junction of the descending and the inferior parts of the duodenum. यहाँ पर आपने ये बात समझ ली कि इन दोनों का एनास्टोमोसिस होगा, यानी सिलिएक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी का एनास्टोमोसिस हो रहा है। और ये कहाँ पर ये एनास्टोमोसिस मौजूद है? कर्व के अंदर, सी शेप्ड कर्व में मौजूद है, जहां पर हेड ऑफ पेनक्रियाज आएगा, ताकि ये सी शेप डुओडेनम को भी सप्लाई कर दे, ये एनास्टोमोसिस, और पेनक्रियाज को भी सप्लाई कर दे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट ट्रांसिशन है, वही बात दोबारा वो बता रहे हैं जो मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट ट्रांसिशन इन द ब्लड सप्लाई ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट occurs here, proximally extending ORID towards the mouth and including the abdominal part of esophagus. The blood is supplied to the digestive tract by the celiac trunk. Distally extending ab ORID away from the mouth to the left colic flexure. कहाँ तक होगा ये? left colic flexure तक the blood is supplied by the superior mesenteric artery. ये left colic flexure क्या चीज है? मैंने आपको बताया था कि जो मिडगट डेरिवेटिव्स होते हैं वो हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन तक होगा, यानी ड्यूडेनम उसके अंदर आता है, हाफ ड्यूडेनम, फिर उसके बाद जोजेनम, इलियम, सीटम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन एंड हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन। ये जो हाफ ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन होता है, जब ये डिसेंडिंग कोलोन बनना शुरू होगा तो वहां पर एक फ्लेक्चर होगा, यानी एक कर्व होगा, एक टर्न होगा, उस टर्न को कहा जाता है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। ये मैं आपको डायग्राम में भी अभी दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर तमाम ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है बाय द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। दिस SMA is the superior mesenteric artery. The basis of this transition in the blood supply is embryological. This is the junction of the foregut and the midgut. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दो इन्होंने बता दिए कि एक तो सिलिएक आर्टरी से सप्लाई हो रहा है और दूसरा सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई हो रहा है। सिलिएक आर्टरी से वो तमाम डेरिवेटिव सप्लाई फोरगट के हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से वो तमाम सप्लाई होंगे जो कि मिडगट से है। ये डायग्राम में आप देख ले, ये पूरा ड्यूडेनम था। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द ड्यूडेनम। देयर इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट एंड देन थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। इस पूरे ड्यूडेनम के सी शेप कर्व के अंदर जो है वो हेड ऑफ पेनक्रियास फिट होता है। यहाँ पर आप देखिए हेड ऑफ पेनक्रियास है, नेक है, बॉडी है और टेल है, और जो टेल होती है वो स्प्लीन के अंदर तकरीबन जा रही होती है। यहाँ पे स्प्लीनिको रीनल लिगामेंट होता है, उसके अंदर टेल ऑफ पेनक्रियास जो है वहां से गुजर रही होती है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं पेनक्रियास के, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड हमेशा कर्व ऑफ ड्यूडेनम के अंदर होगा और टेल जो है वो स्प्लीनिको रीनल लिगामेंट या स्प्लीन के अंदर जा रही होगी, वो टेल ऑफ पेनक्रियास होती है, ठीक है। वही तमाम आर्टरीज यहाँ पर होंगी, सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी एंड इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी व्हिच आर सप्लाइंग द ड्यूडेनम and the pancreas also. Okay, see here again, this is the diagram. They have reflected the duodenum to show you these arteries and veins. Okay, so this is first part, this is second part, then third, and this is the fourth part. Okay, this is celiac trunk which is giving many arteries. Then there will be superior mesenteric artery. They are coming out from the abdominal aorta and they are giving many branches which will supply the duodenum. Okay, both arteries, celiac artery and the superior mesenteric artery, both arteries will supply the duodenum, because duodenum is the having the, you can say, dual derivation. It is derived from the foregut as well as from the midgut also. Okay, now we will come towards the small, the remaining part of the small intestine. See here, we have finished the duodenum. Now there is jejunum. This is jejunum and then there is ileum. jejunum जो है वो पहला पार्ट होता है, जब वो duodenum के साथ कंटिन्यूअस है तो वो jejunum होगा, ठीक है। jejunum is supplied by jejunal arteries. jejunum is a derivative of midgut and it will be supplied by jejunal arteries. And ileum is supplied by ileal arteries. Okay, ileal branches and jejunal branches. See here in this diagram, ये jejunal और ileal branches मिलकर anastomosis बनाती हैं, और ये आपको देख लें कि बहुत लंबे लंबे आर्केड्स बनाएंगे, इनको कहा जाता है आर्टीरियल आर्केड्स। ये आर्टीरियल आर्केड्स जो होती है फिर उसके बाद ये स्ट्रेट ब्रांचेस देती हैं, स्ट्रेट ब्रांचेस को कहा जाता है वाजा रेक्टा। रेक्टा का मतलब होता है स्ट्रेट और वाजा वेसल से निकला है, तो वाजा रेक्टा जो है वो क्या होगा, स्ट्रेट आर्टरीज होंगी, और उससे पहले क्या होंगे, आर्टीरियल आर्केड्स होंगे, ठीक है। ये जेजुनम के अंदर भी आर्टीरियल आर्केड्स होते हैं और इलियम के अंदर भी आर्केड्स होते हैं, ठीक है। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे,
जुजिनम और इलियम के जो आर्केड्स होते हैं उनका डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं माइक्रोस्कोपिकली कि अगर हम आर्केड्स को देखेंगे वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि जुजिनम है, और आर्केड्स को देखकर ही हम पहचान जाते हैं जिसमें मोर लेड एंड फैट भी होता है कि ये इलियम है। बात समझ में आ रही है? वो आप जुजिनम और इलियम के डिफरेंसेस में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं कि जुजिनम को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, जुजिनल आर्टरीज, और इलियम को कौन सप्लाई कर रही है, इलियल आर्टरीज। ठीक है, दोनों जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरीज की ब्रांचेस होंगी। ठीक है, और ये दोनों ही आर्टीरियल आर्केड्स बनाएंगी और दोनों ही स्ट्रेट आर्टरीज देंगी जिनको हम कहते हैं वाजा रेक्टा। ये बातें आपने इस डायग्राम के अंदर याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर यही बातें लिखी हुई है। द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाइज द जुजिनम एंड इलियम via jejunal arteries and iliac arteries. The superior mesenteric artery usually arises from the abdominal aorta at the level of L1 vertebra. See here, now this level is very, very important. You have to remember this level because it will come in your MCQs. That superior mesenteric artery usually arises from the abdominal aorta at the level of L1. Okay, approximately 1 centimeter inferior to the celiac trunk, and runs between the layers of the mesentery and sending 15 to 18 branches, jejunal and the ileal branches, to the jejunum and the ileum. The arteries unite to form the loops or arches. See here, these are the loops or the arches which are named as arterial arcades, which will give the straight arteries which are named as vasa recta. तो आपने क्या क्या याद किया, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ने देना है जुजिनम को जुजिनल आर्टरीज, इलियम को इलियल आर्टरीज। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L1 के ऊपर निकलती है, approximately 1 centimeter inferior to the celiac artery, and it will give about 15 to 18 jejunal and ileal branches. These jejunal and ileal branches, they will form arterial arcades and which will give the straight arteries which are named as vasa recta. इस डायग्राम के अंदर देख लें, ये पूरा आपको कोलोन नजर आ रहा है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर का, तो आप यहाँ पर देखो ये सीकम है, ये असेंडिंग कोलोन है। अब असेंडिंग कोलोन जब ट्रांसवर्स कोलोन बनने लगेगा तो इस फ्लेक्चर को या इस टर्न को हम कहेंगे राइट कोलिक फ्लेक्चर। राइट क्योंकि ये राइट साइड के ऊपर है, कोलिक क्योंकि ये कोलोन में है, कोलोन कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो ये राइट कोलिक फ्लेक्चर है। फिर जब ये पूरा ट्रांसवर्स कोलोन बन जाएगा, हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन तक जो है वो हमारे पास मिड गट डेरिवेटिव खत्म होता है और हाइंड गट डेरिवेटिव स्टार्ट होता है। जब ट्रांसवर्स कोलोन नीचे डिसेंडिंग कोलोन बनने लगेगा तो इस फ्लेक्चर को कहते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर। यानी ये भी कहा जाता है कि अब से लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर जो है वो मिड गट के डेरिवेटिव्स होते हैं और उसके बाद वाले जो है वो हाइंड गट के डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात भी समझ आती है। वैसे जो ये डायग्राम है ये आपको दोबारा जुजिनल और इलियल आर्टरीज ही दिखा रही है। ठीक है, ये शुरू में जो आर्टरीज होंगी ये जुजिनल आर्टरीज होंगी, यहाँ पे बड़े बड़े आर्टीरियल आर्केड्स होंगे। जब इलियम की तरफ जाएंगी तो वहां पे आर्टीरियल आर्केड्स का साइज कम हो जाएगा, तो ये इलियल आर्टरीज है। ये दोनों जो है ये ब्रांचेस होती हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की। ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी कोई दूसरी आर्टरी दे रही होती है जिसमें से ये वाली ब्रांचेस निकल रही है। ठीक है, जुजिनल एंड इलियल आर्टरीज। ठीक है, यहाँ पर भी ये सेम डायग्राम है। ठीक है, जुजिनल और इलियल ब्रांचेस होंगी। ये जुजिनल है शुरू वाली, इसमें देखिए आर्टीरियल आर्केड्स कितने बड़े बड़े हैं। फिर उसके बाद वाजा रेक्टा है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे ये इलियल आर्टरीज होती है। ये दोनों हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं जो कि मिड गट डेरिवेटिव। अब हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। सीकम है और अपेंडिक्स है। ये पहला पार्ट होता है सीकम का। The arterial supply of the cecum is the ileocolic artery. See here, this is the ileocolic artery, which is the terminal branch of the superior mesenteric. क्योंकि अभी तक सीकम भी, अपेंडिक्स भी, जो हमारे पास इलियम था वो भी, असेंडिंग कोलोन, ये तमाम जो है ये मिड गट डेरिवेटिव्स हैं, इसलिए ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई होंगे। ठीक है, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्रांच दे रही है इलियोकोलिक आर्टरी, और इलियोकोलिक आर्टरी एक और ब्रांच देगी जिसका नाम होता है अपेंडिकुलर आर्टरी, जो कि अपेंडिक्स को भी सप्लाई करेगी। ठीक है, इलियोकोलिक ने इलियल ब्रांचेस भी देनी है, इलियोकोलिक ने सीकल ब्रांचेस भी देनी है, एंटीरियर सीकल भी होंगी, पोस्टीरियर सीकल भी होंगी, और अपेंडिकुलर आर्टरी भी होगी। ये तमाम ब्रांचेस जो हैं ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की हैं क्योंकि ये मिडगट डेरिवेटिव्स है। तो हमने क्या याद किया, सीकम को कौन सप्लाई कर रही है, इलियोकोलिक।
क्यों सीकम का नाम? तो सीकल ब्रांचेस होना चाहिए, तो इलियोकोलिक देगी एंटीरियर सीकल आर्टरीज, पोस्टीरियर सीकल आर्टरीज। फिर उसके बाद अपेंडिक्स आ जाता है, वो भी अपेंडिकुलर आर्टरी से सप्लाई होता है, वो भी ब्रांच होती है या तो डायरेक्टली फ्रॉम द इलियोकोलिक आर्टरी और इट कैन बी अ ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर सीकल आर्टरी। ओके, देन यहाँ पर ये तमाम ब्रांचेस जो है ये आपने याद कर लिया कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है जिसके अंदर ये तमाम ब्रांचेस लिखी हुई होंगी, ठीक है। जैसे एब्डोमिनल एओर्टा दे रही है, सुपीरियर मेसेंटाइल, यहाँ पे इंटेस्टाइन की तरफ ब्लड सप्लाई लिखी गई है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टमक इंक्लूडेड नहीं है, ड्यूडेनम यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ब्रांचेस आएंगी? जो कि मिड गट डेरिवेटिव्स होंगी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से हो रही है, ठीक है। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से इसलिए शुरू होगी, सिलिएक ट्रंक से शुरू नहीं होगी, ठीक है। तो नंबर 1 है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल रही है एब्डोमिनल एओर्टा से। इट रन्स इन द रूट ऑफ द मेसेंट्री टू द इलियोसेकल जंक्शन। इट विल सप्लाई ऑल द पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द मिड गट। Then there will be jejunal and ileal branches, नंबर जिनका मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ 15 से 18, यानी 15 to 18 jejunal and ileal branches होंगी. They pass between the two layers of the mesentery and they will supply the jejunum and ileum. Okay, they are direct branches of the superior mesenteric artery. They are direct branches of the superior mesenteric artery. Then there will be branches which are middle colic, right colic, iliocolic, appendicular, and these are all branches of the superior mesenteric artery. The middle colic will supply the transverse colon. Right colic will supply the ascending colon. Iliocolic will supply the ileum, cecum, and the ascending colon. Appendicular, which is the branch of the ileocolic artery, will supply the, actually in this chart they have written the all of the revision, you can say, or all of the summary of the arterial supply to the intestine, but we have covered up till cecum and appendix, so we will cover the rest of the part and then we will come to this chart for the revision. Okay, so we will come towards ascending colon. See here in this diagram, after the cecum and the appendix there is ascending colon. The arterial supply to the ascending colon and the right colic flexure. This is right colic flexure. It is from the superior mesenteric artery, which are, and the branches are two, the ileocolic artery and the right colic artery. Remember this thing, this is ileocolic artery and this is right colic artery. Why it is right colic? Because the ascending colon is over the right side. That's why the right colic will supply the ascending colon. These arteries, the ileocolic and the right colic arteries, they anastomose one with one another and with the right branch of the middle colic artery also. See here, there is one branch which is middle colic artery, which is supplying the transverse colon. So the ileocolic and the right colic and the middle colic, they will anastomose with one another and they will form an anastomosic arcade. See here, this is the arcade which is continuous with the left colic also and the sigmoid branches also. Left colic will supply the descending colon and the sigmoid branches will supply the sigmoid colon. This whole arcade is called as marginal artery. This is called as marginal or juxtacolic artery or the marginal artery of Dumont. Okay, so this is the marginal artery. ये marginal artery किन किन के anastomosis से बन रही है वो आप लिख लें. Number 1 ileocolic artery, number 2 right colic artery, number 3 middle colic artery, number 4 left colic artery, and number 5 sigmoid artery. These 5 arteries, they will anastomose with one another to form the marginal artery or the juxtacolic artery. This artery parallels and extends the length of the colon close to the mesenteric border. यहाँ पे mesentery attach होती है, वहीं पर ये marginal artery भी attach हो रही है. अब हमने क्या याद किया था कि cecum supply हो रही है ileocolic artery से, appendix supply हो रही है appendicular artery which is the branch of the ileocolic artery. Cecum भी supply होती है anterior cecal and posterior cecal, which is the branches of the ileocolic artery, which is the branch of the superior mesenteric artery. Then we will come toward ascending colon. Ascending colon is again supplied by 2 arteries. Number 1 is ileocolic artery and number 2 is right colic artery. Then we have discussed that the ileocolic, the right colic, the middle colic, the left colic, and the sigmoid branches, they will form an anastomosis which is named as juxtacolic artery or the marginal artery. Now we will come towards transverse colon. Can you see here this diagram? In this diagram, we have transverse colon. The arterial supply of the transverse colon is the middle colic artery. This is the middle colic artery, which is the branch of the superior mesenteric artery.
This transverse colon is actually receiving blood supply from two arteries. One is superior mesenteric and another one will be inferior mesenteric. Why? Because this is the derivative of midgut as well as hindgut. Okay, the transverse colon may also receive arterial supply from the left and right colon. Along with the middle colic, it will also receive the blood supply from the right colic, which is supplying the ascending colon, and the left colic, which is supplying the descending colon. Okay, and along with the marginal artery. यानी क्या समझाया मैंने कि ट्रांसवर्स कोलोन जो है वो दो का डेरिवेटिव होता है, मिडगट का भी हाइंड गट का भी, इसलिए ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से भी सप्लाई होगा और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से भी सप्लाई होगा। इसकी अपनी आर्टरी का नाम मिडल कोलिक है क्योंकि ये मिडल में है, लेकिन ये राइट कोलिक से भी सप्लाई होगा जो कि मिडगट डेरिवेटिव असेंडिंग कोलोन को सप्लाई कर रही थी, और ये लेफ्ट कोलिक से भी सप्लाई होगा जो कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, जो कि डिसेंडिंग कोलोन को, जो कि इंफीरियर आ रहा है हाइंड गट डेरिवेटिव, उसको सप्लाई कर रहा है। यानी तीन आर्टरीज आपने याद करनी, मिडिल कोलिक, राइट कोलिक, लेफ्ट कोलिक, एंड नंबर 4 इज मार्जिनल आर्टरी व्हिच इज जक्स्टाकोलिक आर्टरी। अब आ जाए डिसेंडिंग कोलोन की तरफ और सिग्मोइड आर्टरीज की तरफ। इसको कौन सप्लाई करेगा? डिसेंडिंग कोलोन को सप्लाई करेगी लेफ्ट कोलिक आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, बिकॉज द डिसेंडिंग कोलोन इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइंड गट। ओके, सो ये हाइंड गट डेरिवेटिव है। उसके बाद सिग्मोइड आ जाएगा कोलोन, तो वो सिग्मोइड आर्टरी से सप्लाई होगा। ठीक है, thus at the approximately left colic flexure a second transition occurs in the blood supply of the abdominal part of the canal. The superior mesenteric artery is supplying the blood to that part which is orate to the flexure or towards the mouth part of the flexure or proximal to the flexure. Okay, because there is the derivative of midgut, and the inferior mesenteric artery which is the IMA supplying the blood to the part which is aborate or distal to the flexure, which is derived from the embryonic hindgut. I hope you understand up till here. See here, these are the sigmoid arteries which are descending oblique to the left, where they divide into ascending branches and the descending branches. The superior branch of most superior sigmoid artery anastomose with the descending branch of the left colic artery, and they will also form a part of the marginal artery. ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि तमाम आर्टरीज जो कि इलियोकोलिक आर्टरीज थी, फिर उसके बाद राइट कोलिक आई, फिर मिडिल कोलिक आई, फिर लेफ्ट कोलिक आ गई, और उसके बाद सिग्मोइड आर्टरी, ये तमाम मिलकर जो है वो मार्जिनल आर्टरी या जक्स्टाकोलिक आर्टरी भी बनाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं स्प्लीन की तरफ। स्प्लीनिक आर्टरी जो है वो बहुत बड़ी आर्टरी होती है, सिलियक आर्टरी, क्योंकि स्प्लीन इज द डेरिवेटिव ऑफ फोरगट। रिमेंबर दिस थिंग। तो ये किसकी ब्रांच होगी? सिलियक ट्रंक की ब्रांच होगी, क्योंकि सिलियक ट्रंक उन तमाम को सप्लाई कर रहा था जो फोरगट डेरिवेटिव से। ठीक है, यहाँ पर आप स्प्लीनिक आर्टरी को देखें, इट फॉलोज अ टॉर्शुअस कोर्स which is posterior to the omental bursa, it is anterior to the left kidney and along the superior border of the pancreas. ये इसकी रिलेशन है जो आपने याद करनी। क्या याद करनी है? स्प्लीनिक आर्टरी टॉर्शुअस कोर्स लेती है। टॉर्शुअस का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, ये मुड़ती हुई जाएगी। It is posterior to the omental bursa, it is anterior to the left kidney and along the superior border of the pancreas. It is between the layers of the splenico-renal ligament. ये मैंने आपको बताया था कि जो स्प्लीनिक आर्टरी होती है वो स्प्लीनिको-रीनल लिगामेंट के अंदर होती है। दिस डिवाइड इनटू 5 और मोर, दिस नंबर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 5 और मोर ब्रांचेस दैट एंटर द हाइलम ऑफ द स्प्लीन। तो ये हाइलम ऑफ स्प्लीन के अंदर एंटर हो जाएगी। हमने क्या क्या बातें याद की? ये सिलियक आर्टरी की ब्रांच है, क्योंकि स्प्लीन जो है वो एक फोरगट डेरिवेटिव है। सिलियक आर्टरी एक ब्रांच देगी जिसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। ये टॉर्शुअस कोर्स लेगी, इट विल बी पोस्टीरियर टू द ओमेंटल बर्सा, it is anterior to the left kidney and it is along the superior border of the pancreas. ये स्प्लीनिको-रीनल लिगामेंट में होती है। ये बात भी एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, स्प्लीनिको-रीनल लिगामेंट में, और ये हाइलम ऑफ स्प्लीन के अंदर एंटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्प्लीन की थी। अब यहाँ पर ही आप देख लें, स्प्लीनिक आर्टरी टॉर्शुअस कोर्स ले रही है हाइलम ऑफ स्प्लीन में या टेल ऑफ पैनक्रियास के अंदर ये मौजूद होती है। ये सिलियक आर्टरी की ब्रांच है, क्योंकि स्प्लीन जो है वो फोरगट डेरिवेटिव होता है। अब हम आ जाते हैं पैनक्रियास की तरफ। हम पढ़ भी चुके हैं कि पैनक्रियास का जो हेड होता है वो दो आर्टरी से सप्लाई हो रहा होगा, सुपीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल एंड इंफीरियर पैनक्रियाटोड्यूडेनल। तो अब यहाँ देखते हैं द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द पैनक्रियास
is derived mainly from the branches of the markedly tortuous splenic artery. हमने जो splenic artery पढ़ी थी, जो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ पेनक्रियास की ऊपर होकर जा रही होती है, ये स्प्लीनिक आर्टरी ही पेनक्रियास को भी सप्लाई कर रही होती है. Then there are multiple pancreatic arteries form the several arcades with the pancreatic branches of the gastroduodenal and the superior mesenteric artery. Gastroduodenal artery जो कि celiac artery की ब्रांच है, और सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी जो कि सिलियक आर्टरी की ही ब्रांच है, इनके साथ ये पेनक्रियाटिक ब्रांचेस जो है वो एनास्टोमोस कर रही होती है. As many as 10 branches may pass from the splenic artery to the body and the tail of the pancreas. ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी बहुत सारी ब्रांचेस देगा जो कि टेल ऑफ पेनक्रियास तक जाएंगी. फिर उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरीज which are the branches of the gastroduodenal, and anterior and posterior inferior pancreatoduodenal arteries which are the branches of superior mesenteric artery. They will supply the anterior and the posteriorly placed arcades that supply the head of pancreas. यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि head of pancreas जो है वो 4 arteries से supply होता है. Superiorly हमारे पास superior pancreatoduodenal है, inferior हमारे पास inferior pancreatoduodenal है. जो superior pancreatoduodenal है वो anterior and posterior branches देगा, 2 हो गई, और जो inferior pancreatoduodenal है वो भी anterior and posterior branches देगा. तो ये टोटल मिलाकर ये 4 हो जाएंगे. आप देख लें यहाँ चारों के नाम लिखे हुए, anterior and posterior superior pancreatoduodenal, anterior and posterior inferior pancreatoduodenal. जो ऊपर वाली है दोनों superior pancreatoduodenal वो gastroduodenal की ब्रांचेस है, और जो gastroduodenal है वो सिलियक आर्टरी की ब्रांच होती है, जबकि जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं. यानी कि हमें पता चल गया कि पेनक्रियास भी जो है उसके पास डुअल ओरिजिन होता है, 2 चीजों से ये ओरिजिनेट हो रहा है. ठीक है, फोरगट से भी ओरिजिनेट हो रहा है और मिडगट से भी ओरिजिनेट हो रहा है. जो हेड है उसको हम डिवाइड कर देंगे, अपर पार्ट ऑफ हेड जो होगा वो फोरगट डेरिवेटिव है, एंड लोअर पार्ट ऑफ जो हेड होगा वो मिडगट डेरिवेटिव है. बात समझ में आ गई. जबकि जो टेल है, अप टिल टेल, वो किससे सप्लाई हो रही थी? स्प्लीनिक आर्टरी से. स्प्लीनिक आर्टरी सिलियक आर्टरी की ब्रांच है. तो हमें पता चल गया कि जो उसकी बॉडी है और टेल है वो हमारे पास फोरगट डेरिवेटिव है. सिर्फ लोअर पार्ट ऑफ हेड जो होगा वो मिडगट डेरिवेटिव होगा, क्योंकि वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से सप्लाई होगा. ठीक है, आपने ये तमाम चीजें रिवाइज करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको ये सब याद हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है, अच्छा, लिवर की जो ब्लड सप्लाई है वो हम लिवर के साथ ही पढ़ेंगे, कि जब हम लिवर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर टॉपिक, लिवर की भी डुअल ब्लड सप्लाई होती है. ठीक है, इसके अंदर 2 सोर्सेज होती है, एक तो हेपेटिक पोर्टल वेन इसका ब्लड सप्लाई है, और एक हेपेटिक आर्टरी इसकी ब्लड सप्लाई है. ठीक है, एक वेन, वेनस जो ड्रेनेज या वेनस पार्ट जो है वो ज्यादा होता है, वो ब्रिंग करता है 75 to 80% ऑफ द ब्लड, बल्कि जो दूसरा होता है हेपेटिक आर्टरी वो सिर्फ 20 to 25% ऑफ द ब्लड लेकर आती है. तो लिवर की डुअल ब्लड सप्लाई है, आपने याद रखना है, पोर्टल वेन से ये हो रहा है और हेपेटिक आर्टरी से ये सप्लाई हो रहा होता है. ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में जब हम लिवर पढ़ेंगे. अभी तक हमने स्प्लीन पढ़ लिया था, पेनक्रियास पढ़ लिया था, हमने इंटेस्टाइन पूरा पढ़ लिया है. ठीक है, बाइल डक्ट अब हम देख लेते हैं. यहाँ पर आप देखें ये गॉल ब्लैडर है, और ठीक है, और इसके साथ ये बाइल डक्ट है. बाइल डक्ट आपने याद, ये सबसे पहले आएगी सिस्टिक डक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर है राइट, ये राइट हेपेटिक एंड लेफ्ट हेपेटिक जो मिलकर बनेगी कॉमन हेपेटिक डक्ट. ठीक है, जो सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना देंगे. दोबारा मैं बताती हूँ, गौर से देखें, ये जो 2 ब्रांचेस हैं, ये जो 2 डक्ट्स हैं, ये राइट हेपेटिक डक्ट है और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट. ये वाली लेफ्ट है और ये वाली राइट हेपेटिक डक्ट है. ये दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट. जब कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती है, सिस्टिक डक्ट कौन सी होती है? जो गॉल ब्लैडर में से निकल रही होती है. जब ये सिस्टिक डक्ट के साथ मिलती है तो ये दोनों मिलकर बना लेती है कॉमन बाइल डक्ट. अब आपने देखना है कि इनको कौन सी ब्लड सप्लाई हो रही है. सिस्टिक आर्टरी होती है, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे सिस्टिक आर्टरी होगी जो कि सप्लाई करेगी सिस्टिक डक्ट, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द डक्ट को. इस डायग्राम में आप देख लें, यहाँ पे सिस्टिक आर्टरी बहुत अच्छी नजर आ रही है जो कि गॉल ब्लैडर को भी सप्लाई कर रही है, और ये सप्लाई कर रही है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द डक्ट को, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ डक्ट को. उसके बाद एक आर्टरी होती है जिसका नाम होता है राइट हेपेटिक आर्टरी, ये मिडिल पार्ट ऑफ द डक्ट को सप्लाई करेगी. और उसके बाद जो लास्ट पार्ट ऑफ द डक्ट है उसको सप्लाई करती है पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी एंड गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी. आपने बाइल डक्ट के अंदर 3 चीजें याद रखनी है: प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट, मिडिल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट
एंड डिस्टल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट के इनको कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है। पहली वाली को करती है सिस्टिक आर्टरी, नंबर 2 पे कर रही है राइट हेपेटिक आर्टरी, और नंबर 3 पर कर रही है पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रेाटोड्यूडेनल। हमने सुपीरियर के अंदर एंटीरियर भी पढ़ा है और पोस्टीरियर भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पोस्टीरियर सुपीरियर पैनक्रेाटोड्यूडेनल आर्टरी और उसकी जो ब्रांच है जहां से वो निकल रही होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, वो सप्लाई करेंगी लास्ट पार्ट और द रेट्रोड्यूडेनल पार्ट ऑफ द डक्ट। व्हाट इज रेट्रोड्यूडेनल? That part of the duct which is behind the duodenum is called as retroduodenal part of the duct. So bile duct की 3 हमारे पास आर्टरीज हैं जो कि हमने पढ़ ली। अब इसी तरह गॉल ब्लैडर है, ठीक है। गॉल ब्लैडर को मेनली कौन सप्लाई कर रही होती है? सिस्टिक आर्टरी। यहाँ पर आप देख लो सिस्टिक आर्टरी बहुत अच्छी नजर आ रही है, ठीक है। ये सिस्टिक आर्टरी है जो कि गॉल ब्लैडर को सप्लाई करेगी। सिस्टिक आर्टरी यूजुअली राइट हेपेटिक आर्टरी से निकलती है, ठीक है, विच इज इन दी ट्राइंगल। यहाँ पर एक ट्राइंगल होता है जो कि आपने याद रखना है, ट्राइंगल ऑफ केयरलेट, जिसको हम सिस्टोहेपेटिक ट्राइंगल भी कहते हैं, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर और लिवर के दरमियान में होता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिस्टोहेपेटिक ट्राइंगल। ये जो सिस्टिक आर्टरी होती है ये जिस ट्राइंगल के अंदर मौजूद है, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल को हम कहते हैं ट्राइंगल ऑफ केयरलेट या सिस्टोहेपेटिक ट्राइंगल। ये कैसे बनता है ये ट्राइंगल? नंबर 1 यहाँ पे कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है जो आपको ऊपर नजर आ रही है, फिर उसके बाद नीचे सिस्टिक डक्ट होती है जो आपको नीचे नजर आ रही है, और यहाँ पर सरफेस ऑफ लिवर होगा विच इज द विसरल सरफेस ऑफ लिवर। तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। इस ट्राइंगल के अंदर सिस्टिक आर्टरी मौजूद होती है। इस ट्राइंगल का नाम होता है ट्राइंगल ऑफ केयरलेट या सिस्टोहेपेटिक ट्राइंगल, ठीक है। इसकी सिस्टिक आर्टरी के ओरिजिन में और इसकी प्रेजेंस के अंदर या कोर्स के अंदर जो है वेरिएशन भी हो सकती है। तो हमने क्या याद किया इसके अंदर कि हमने पढ़ा कि गॉल ब्लैडर की जो आर्टीरियल सप्लाई है वो सिस्टिक आर्टरी है। सिस्टिक आर्टरी कहां से आती है? इट कम्स फ्रॉम द राइट हेपेटिक आर्टरी। वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन द ट्राइंगल ऑफ केयरलेट। कि वाइवा में पूछा जा सकता है कि ट्राइंगल ऑफ केयरलेट क्या होता है। Triangle of Keyrlet is bounded by the common hepatic duct and the cystic duct and the visceral surface of the liver. This will become one triangle and the cystic artery is present in that triangle. And cystic artery is coming out from the right hepatic artery. ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लो ये abdominal, ये रिविजन है, ठीक है। पूरा आपका ये लेक्चर हो गया, सिर्फ लिवर की ब्लड सप्लाई रह गई है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब इसमें आपने ये वाले चार्ट्स अपने रिवाइज कर लेने हैं। इसके अंदर एब्डोमिनल एओर्टा की तमाम ब्रांचेस लिखी हुई है। वो ब्रांचेस जो हमने पढ़ी हैं आज वो एंटीरियर मिड लाइन ब्रांचेस थी सिर्फ, जो कि अनपेयर्ड होती हैं और विसरल होती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सप्लाई करती हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये था कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की आर्टीरियल सप्लाई देखें। तो 3 आर्टरीज हमने पढ़ी, सिलिएक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। सिलिएक आर्टरी जो है वो मौजूद होती है T12 लेवल के ऊपर, जहां पे एब्डोमिनल एओर्टा स्टार्ट हो रहा होता है या डायफ्राम में से वो निकल रहा होता है। उसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक हमने पढ़ा L1 लेवल पे निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी L3 लेवल के ऊपर निकलती है, और जबकि एओर्टा जो है वो L4 लेवल के ऊपर खत्म हो जाता है, और वहां पे 2 कॉमन आइलिक आर्टरीज निकल रही होती हैं और मीडियन सैक्रल आर्टरी निकल रही होती है। इसके अलावा ये वाली भी सारी ब्रांचेस हैं जो कि एब्डोमिनल विसरा को तो सप्लाई नहीं करती, लेकिन ये सुप्रारीनल ग्लैंड्स को, किडनीज को, गोनैड्स को, और ये डायफ्राम को, लंबर एरिया को और सब कोस्टल एरिया को सप्लाई करती हैं। आप इन तमाम ब्रांचेस के नाम याद कर लें, वाइवा में पूछा जाएगा कि एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस के नाम सुनाएं, तो आपने क्या क्या बताना है कि देयर आर सम ब्रांचेस व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर साइड एंड द मिड लाइन साइड, दे आर अनपेयर्ड एंड दे आर विसरल because they are supplying the viscera. There are 3 branches: celiac artery which comes at T12, superior mesenteric artery which comes at L1, and inferior mesenteric artery which comes at the level of L3. celiac artery के आगे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, superior mesenteric artery की बहुत सारी और inferior mesenteric artery की बहुत सारी ब्रांचेस, और वो ब्रांचेस जो हैं वो आपको मुख्तलिफ चार्ट्स के अंदर मिल जाएंगी। ये वाला भी चार्ट जो यहाँ पर मैंने 2 पेस्ट किए हैं, एक तो ये चार्ट है जिसके अंदर तमाम ब्लड सप्लाई लिखी गई है, और एक चार्ट पहले था जो इसी प्रेजेंटेशन के अंदर है। ये चार्ट्स मैंने केएलएम से पेस्ट किए हैं, आपने ये चार्ट्स रिवाइज करने हैं। इसके अंदर एक एक बात लिखी गई है कि कौन सी आर्टरी, जैसे सिलिएक ट्रंक जो एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सिलिएक आर्टरी से आ रही है, स्प्लिनिक आर्टरी सिलिएक आर्टरी से आ रही है,
पोस्टीरियर गैस्ट्रिक, सेलिएक आर्टरी से, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्लोइक, शॉर्ट गैस्ट्रिक, हेपेटिक आर्टरी, ये तमाम आर्टरीज आज हमने पढ़ी है। सिर्फ यहाँ पर रिविजन है कि इन्होंने चार्ट फॉर्म में लिख दिया है कि कौन कौन सी आर्टरीज कहाँ से निकलती हैं, उनका क्या कोर्स होता है और वो किसको डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। ठीक है, तो ये पूरा लेक्चर आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपने ये लेक्चर रिवाइज करना है। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपने पूरा रिवाइज